आर्यभट्ट एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने ना ही सिर्फ ज़ीरो की खोज की बल्कि उनके नाम मैथमेटिक्स में अनगिनत डिस्कवरीज हैं। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा। आचार्य चाणक्य जिन्होंने मामूली से लड़के चंदू को मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। सम्राट अशोक जिनके स्तंभ में लगे लाइन कैपिटल को आज भी हम अपने एम्बलम के रूप में यूज करते हैं और अशोक चक्र को अपने इंडियन फ्लैग में। आज भारत को इन सब के नामों से जाना जाता है, पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो जगह चोरी, हत्या, रेप, लूट ऐसी घटनाओं से जाना जाता है। बिल्कुल मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो बिहार सुन के आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर, डोमेस्टिक वायलेंस, माइग्रेंट वर्कर्स या फिर वल्गर भोजपुरी मूवीज एंड सॉन्ग्स? यही तो आता होगा ना। बिहार ने ना जाने कितने सारे महान व्यक्तित्व भारत को दिए हैं। गौतम बुद्ध जिन्होंने दुनिया को निर्वाण का रास्ता बताया। वर्धमान महावीर जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत दिया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने के बारे में कहा। इन सब का नाम आपने कभी न कभी जीवन में जरूर सुना होगा, पर क्या इन लोगों का नाम लेते हुए आपको कभी बिहार का याद आता है? आई एम श्योर ऐसा नहीं होता होगा। लगभग हर इंडिकेटर में बिहार भारत का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहता है। हंगर इंडेक्स में जहां भारत का नेशनल एवरेज 29.7 है जो कि ऑलरेडी बुरा है, वहीं बिहार का 35.5 है। पॉवर्टी की बात करूं तो बिहार में हर 100 में से 27 लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और ये तो ऑफिशियल डाटा है। आंकड़े इससे ऊपर भी हो सकते हैं। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 49,470 रुपये सालाना है, जो अगर हिसाब लगाया जाए तो 4,112 रुपये पर मंथ होता है और दिन का 135 रुपये होता है। ये गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूँ मैं। क्या लगता है इससे गुजारा हो सकता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार लास्ट आता है, एजुकेशन में बिहार सेकंड लास्ट आता है, हेल्थ में बिहार सेकंड लास्ट आता है, एक्सपोर्ट में बिहार 22 नंबर पे आता है 28 स्टेट्स में से, गवर्नेंस में बिहार थर्ड लास्ट आता है और सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें सुन के बहुत ही बेकार लग रहा होगा। इन सब हालत का रीजन अगर आप पॉलिटिशियंस को मानते हैं तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि जितना आसान आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगता है उतना आसान है नहीं। आज जो बिहार इस हालत में है इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मगध, जिसका सबसे पुराना जिक्र मिलता है महाभारत से, जिसमें मगध के बारे में यह कहा गया है कि मगध एक बहुत ही पावरफुल किंग जरासंध के अंदर था। उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और उसके लगातार मथुरा पे अटैक्स के कारण स्वयं श्री कृष्ण को अपनी किंगडम को द्वारिका शिफ्ट करना पड़ा कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। मथुरा में हमारे रहने का युग समाप्त हो गया है। नए युग के स्वागत के लिए हमें एक द्वारिका बनानी चाहिए, चारों ओर से सुरक्षित द्वारिका। बुद्ध के पीरियड में भी मगध की इंपॉर्टेंस बहुत थी। बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु के अंदर बिहार एक्सपोनेंशियली अपने एरिया को कन्क्वेस्ट करता है और बढ़ाता है। अजातशत्रु ने मगध की कैपिटल को गिरिवराज से यानी राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया। अजातशत्रु उस टाइम के सबसे पावरफुल रूलर थे। इसी कारण से गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं को मिलता है, जिससे वो राजगीर में एक बहुत बड़ा स्तूप बनाते हैं। उनका अग्नि संस्कार होने के बाद तथागत बुद्ध की ये पूरी अस्थियां जितने भी राज्य थे ये सभी राज्यों को बांट दी गई और अस्थियां जिन जिन राजा के हिस्से में जो अस्थियां मिली उन राजाओं ने अपनी राजकोष में से थोड़ा सा पैसा निकाल के वो धातु के ऊपर स्तूपा, चैत्य, शिलालेख, स्तंभ तथागत बुद्ध के मेमोरी में, तथागत बुद्ध के स्मरण में, तथागत बुद्ध के धातु को अनुभव करने हेतु अस्थियों के ऊपर महान चैत्य बना दिए। नंद डायनेस्टी के टाइम मगध इतना पावरफुल था कि अलेक्जेंडर, जो अपने आप को कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड मानता था,
वो भी मगध की पावर को देख के वापस लौट जाता है। इसी टाइम एंट्री होती है चाणक्य की, जो पूरे भारत को एक करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं विष्णुगुप्त, पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं, और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और एक ऑर्डिनरी से बच्चे चंदू को ट्रेन करके मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना देते हैं। मौर्य साम्राज्य मगध को अपने पीक पे पहुंचा देता है और इसी टाइम से भारत को सोने की चिड़िया बोला जाने लगता है। मौर्य डायनेस्टी में सम्राट अशोक ने अपनी बाउंड्रीज को आज के ईरान तक पहुंचा दिया था और साउथ में श्रीलंका तक पहुंचा दिया था, और उसके साथ साथ सम्राट का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक भी था। बात करें अगर गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर मगध के अंदर कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। लिटरेरी डेवलपमेंट्स, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स, रिलीजियस डेवलपमेंट्स। इस पीरियड को ना ही सिर्फ मगध का बल्कि पूरे भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद धीरे धीरे मगध की और पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है और दिल्ली की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। अब आता है मगध का सबसे काला दिन, जब नालंदा को जला दिया जाता है। साल 1190, तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को जला दिया, और इतना ही नहीं बल्कि विक्रमशिला जो शायद नालंदा जितना ही इंपॉर्टेंस रखता था उसे भी जला दिया। यह आदमी एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन था, और आयरनी की बात तो यह है कि इसके नाम पे आज भी एक सिटी है जो महज 27 किलोमीटर दूर है नालंदा से, और इसका नाम आज तक बदला नहीं गया। करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 1 लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक चलती रही, और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। सेकंड मुगल एम्पायर हुमायूं के टाइम पे एक नए एम्पायर का जन्म होता है बिहार में, शेर शाह सूरी, जिसने मुगल को हराकर सूर डायनेस्टी की शुरुआत की। वैसे तो वो बहुत कम समय के लिए पावर में थे, पर उस कम समय में भी उन्होंने कई सारे इनक्रेडिबल काम किए। उन्होंने रोड की कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया, पोस्टल सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, कई सारे टूम्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाए। उनके एक्सीडेंटल डेथ के बाद मुगल एम्पायर फिर से वापस आ जाती है, और जब मुगल कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनकी डिसइंटीग्रेशन होने लगती है, तो रीजनल गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, जिससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक प्रेसिडेंसी के अंदर आ जाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर देख ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिशियल्स में से एक रॉबर्ट क्लाइव के आंखों में बंगाल की वेल्थ गड़ने लग जाती है, और बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी, जो कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा महज एक झड़प बताया जाता है, उससे जीत लिया जाता है। वैसे ऑफिशियली बंगाल रहता तो नवाब के हाथों में ही है, पर उसका अनऑफिशियल पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में होता है। उसके बाद अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैटल ऑफ बक्सर किया जाता है। इस बैटल में भी ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के प्रोविजंस में ये लिखा हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल जाएंगी। इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी को इतना लूटा कि यहाँ पे कई सारे फेमाइंस आ गए। उनमें से वन ऑफ द फेमस 1943 में आया, जिसके एस्टिमेटेड डेटा के अनुसार 3 मिलियन लोग मर गए, जो लगभग यूके की पॉपुलेशन का 18.3% होता है। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है 1947 में,
और सबको ये लगने लगता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, पर ऐसा होता नहीं है। पर कुछ बीमारू स्टेट्स जैसे बिहार, एमपी, यूपी और राजस्थान, जो अंग्रेजों के जाने के बाद में भी उनके कुछ डीड्स ने इन स्टेट्स को पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था, जैसे रिलीजियस हेट, जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट, इसकी वजह से होने वाले नक्सलिज्म, रेसिज्म जो इन्होंने हर जगह पे फैलाया। आज़ादी के बाद बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिन्हा बनते हैं, जो बिहार को अच्छे से गवर्न करते हैं, और वो लैंड रिफॉर्म को सही से नहीं कर पाते। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। बंगाल के नक्सलबाड़ी रीजन से एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है गवर्नमेंट का इग्नोरेंस, जो लैंड रिफॉर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण से लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है। ये रिवॉल्यूशन बढ़ता जाता है और बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, और ये रिवॉल्यूशन पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी में फैल जाता है, और इस पूरे रीजन को रेड कॉरिडोर कहा जाने लगता है। जहानाबाद जैसे जगह जो थे, वहाँ पे ये होता था कि रात में अपर कास्ट के लोग बंदूक लेकर के छतों पे बैठे रहते थे। क्यों? एमसीसी वाले आएंगे, नक्सली, और हमला कर सकते हैं गाँव में। उस खौफ में हम लोग का बचपन बीता है। आपके पास पैसा है, खूब ज़्यादा पैसा है, समझे? हाँ। आप दीवार बनवा लो घर का, उस पर चूना नहीं करवा सकते। करवाओगे, अगले दिन आएगा 2 बंदूक का फोटो ऐसे बना हुआ है ऊपर में, और आएगा अजीत भारती, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया है, तुम जो है 5 लाख रुपया पार्टी फंड में दे दो, लिख देंगे उसके ऊपर। लिखित में पर्चा चिपक जाता था, नहीं तो आपका बच्चा उठा लिया जाएगा। हमने वो दौर देखा है। हमारी जमीन है, उस पर लाल झंडा गाड़ देंगे, बोलेंगे ये हो गया आज से दलितों की जमीन। वो जो उसका एक बच्चा था 4-5 साल का, वो खेल रहा था और उसको नक्सलियों ने मतलब देखा और पूछा बाप का नाम क्या, बताया। उसका पैर दोनों पकड़ के जैसे कपड़ा पटकते हैं ना पत्थर पे, मार के उसका मार के आप जस्ट इमेजिन करो। इससे बिहार के डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी बीच 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण जहां पूरे इंडिया को फायदा हो रहा था, वहीं ये पूरे बिहार के लिए और बिहार जैसे रिसोर्स रिच स्टेट्स के लिए एक अभिशाप था। इस पॉलिसी के तहत रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज के बीच की डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रह जाता। रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को इक्वलाइज कर दिया जाता है और इंडस्ट्रीज पोर्ट सिटीज में सेटअप हो जाती हैं, और बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यहीं रुक जाता है। इंदिरा गांधी के रिजीम में जब इमरजेंसी लगी हुई होती है, 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। तो यहाँ एक करिज्मेटिक लीडर जेपी नारायण खड़े होते हैं, जो एक रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन काफी लोगों को जोड़ता है और प्रेशर बनाता है, जिससे इमरजेंसी भी रुक जाती है और इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। सरकार ने आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। वहीं आज भी लोगों को याद है कि इस दौरान जबरन नसबंदी की गई, राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई और बड़े पैमाने पर झुग्गी झोंपड़ियों का सफाया किया गया। इसके बाद 1977 में चुनावों की घोषणा की गई। इस आपातकाल ने कांग्रेस को बुरी तरह से हार दिलाई और आजाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी रिवॉल्यूशन से देश में कई सारे लीडर्स का जन्म होता है। सबसे बड़ा आंदोलन जो बिहार को लेकर के, जिसने क्या कहते हैं इंदिरा गांधी तक की चूल्हे हिला दी थी, जयप्रकाश नारायण वाला आंदोलन था। जेपी मूवमेंट। बिहार में ही केवल 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे गांधी मैदान में, और वो सरकार चली जाती है, स्टेट से भी जाती है और केंद्र से भी चली जाती है। बिहार उस तरह की धरती रही है। जेपी आंदोलन जो नेता निकले भयावह रूप से भ्रष्ट निकले, भयावह। मुलायम सिंह यादव उस टाइम के हैं, आपको लालू, नीतीश, सारे लोग उसी टाइम। देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। जैसे लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव 1990 में बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। वो बिहार के इतने करिज्मेटिक लीडर थे कि दूर दूर से लोग उनकी भाषण को सुनने के लिए आते थे। ये लोगों को जागरूक करते हैं और उनके शोषण के बारे में उनको बताते हैं कि कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट का शोषण कर रही है, और लोगों को एक नारा देते हैं कि विकास नहीं सम्मान चाहिए। तो आप देखेंगे तो 1990 में लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और उन्होंने गांधी मैदान, जो पटना का सबसे बड़ा मैदान है, इट्स एन आइकनिक मैदान। गांधी मैदान इसलिए भी आइकनिक है कि जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां से, जयप्रकाश नारायण की 1975 की जो आंदोलन थी। उस मैदान में उसी जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के नीचे लालू ने ओथ लिया और कहा था, एंड आई कोट दिस इन माय बुक, कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। और ऐसा लगा कि वो हीरो आ गया है जिसकी बिहार को जरूरत थी।
और अब ये सब कुछ बदल के रख देगा। यही वो हीरो है जो हमारा, जैसे हम नायक मूवी में हम देखते हैं, ये हमारा अनिल कपूर है। अब तो कुछ कोई बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाला, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। पर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ना ही तो उन्हें सम्मान मिलने वाला था और ना ही विकास। लालू यादव की रिजीम बिहार की हिस्ट्री की सबसे ब्लैक हिस्ट्री मानी जाती। उस टाइम पे टॉप लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हो रही थी। लालू यादव के राज को गुंडा राज या जंगल राज कहा जाने लगा। तो लालू का दौर यही था। सामाजिक न्याय मतलब हो गया कि आप दलित लोग जो है वो कुछ भी करेगा, क्रिमिनल भी है तो उस पर केस लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक सेड रूल था, कह दिया गया था, लिखित नहीं था लेकिन कह दिया गया था कि भाई आप केस नहीं लिखोगे इसके। बातें नरसंहार और ये सब आप सर्च करना कभी। राजपूतों का एक गांव था, 38 फैमिली मेंबर्स को गड़ासे से काट दिया गया, एक के बाद एक लाइन में लगाकर, राजपूत के सब। उसी तरह भूमिहार एक कास्ट है वहाँ, सब मतलब अपर कास्ट। जी। उन लोगों के गांव जला दिए जाते थे। क्राइम्स जैसे किडनैपिंग, मर्डर, वसूली जैसी घटनाएं आम हो गई थी। गवर्नमेंट और क्रिमिनल्स के स्ट्रॉन्ग टाइज के कारण कोई खिलाफ में खड़ा भी नहीं हो सकता था, और जो होता था वो गायब हो जाता था। उसके फादर किसी केस में, लालू परिवार से ही जुड़ा हुआ कोई केस था या कोई क्रिमिनल था, उसके अगेंस्ट गवाही देने जा रहे थे। भाई साहब मतलब सुबह उठ के गए तो खाली पूरे घर में छेद था। हमें समझ में नहीं आया उस वक्त ये है क्या, इतनी गोलियां मारी गई थी। बच गए वो, लेकिन इस तरह से थ्रेटन किया जाता। मतलब आप सोचते होगे कि यार ये फिल्मों में होता, इतनी गोली कौन खर्च करेगा। बिहार में वो होता था। इस तरह की ब्रुटैलिटीज हमने देखी। आप ही बताइए कि ऐसे माहौल में इंडस्ट्रीज सेटअप कैसे होती। जो शुगर मिल्स इंडस्ट्रीज जो बची कुची थी भी, वो भी इस टाइम पे बंद हो जाती है। इसी बीच बिहार झारखंड का बंटवारा हो जाता है, जिससे सारे रिसोर्सेस, मिनरल्स झारखंड के हिस्से में आ जाते और बिहार के पास से फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है। ये बिहार की पॉलिटिकल लॉबी को दिखता ही नहीं कि इससे कितना बड़ा बिहार को नुकसान होने वाला है। उसके बाद आते हैं सुशासन बाबू, श्री नीतीश कुमार जी, जिन पे लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा होता है और ये प्रॉमिस करते हैं कि ये जंगल राज को पूरी तरीके से हटा देंगे। उनके पावर में आते ही एडमिनिस्ट्रेशन सही हो जाने लगती है, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, क्रिमिनल घटनाएं कम होने लग जाती हैं। टाइम बीतते बीतते सारी प्रॉब्लम्स फिर से वैसी हो जाती हैं। करप्शन में बिहार टॉप पे होता है, क्राइम्स में बिहार टॉप पे होता है, डाउरी की केसेस बहुत ज्यादा दिखती हैं और लगभग हर इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे होता है। और दुर्भाग्य यह है कि नीतीश के राज में बहुत कुछ सुधरा नहीं। क्रिमिनलिटी थोड़ी कम हो गई है, बट हम ये कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो गया और बिहार जो ना शुरुआत के एक टर्म तक चूंकि आप ऑलरेडी टच द नाडर, तो उससे ऊपर ही आप जा सकते, उससे और बर्बादी नहीं हो सकती थी बिहार की। तो उसने जो भी किया वो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट थे जब नीतीश कुमार आए थे। उसके बाद नीतीश उसी लेगेसी पे वो पड़े रहे, आज तक पड़े हुए उसी पे। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया रहती। और जब कुर्सी खतरे में लगने लगती है तो सुशासन बाबू जंगल राज वालों के साथ ही हाथ मिला लेते हैं और अपने पॉलिटिकल माइट को बनाए रखने के लिए बीजेपी से भी हाथ मिला लेते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कुछ इस हद तक हो गई थी, इलेक्शंस का कोई मायने ही नहीं था। सरकारें गिरती बनती रहीं, पर कांस्टेंट रहा तो बस दो चीज, नीतीश कुमार एज सीएम ऑफ बिहार एंड बैड कंडीशन ऑफ बिहार। नीतीश कुमार के एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन से बिहार को एक और फाइनेंशियल धक्का लगता है। एक बात सोच के देखिए कि जिस स्टेट में कोई इंडस्ट्री नहीं, पर कैपिटा इनकम पूरे इंडिया में सबसे लो, ना ही एग्रीकल्चरल टैक्स आता है, क्या वो स्टेट अल्कोहल बैन अफोर्ड कर सकता है? अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होती है, ये लगभग सारे स्टेट्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन स्टेट की इनकम का होता है और इसे बिहार ने ठुकरा दिया। शराबबंदी डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए की गई थी। तो क्या इस बात से यह समझा जा सकता है कि सरकार के पास इतनी भी मशीनरी नहीं थी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं रोक सकती थी? चलिए मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि मशीनरी सरकार के पास नहीं थी, पर दारूबंदी होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि सरकार ने एक नई तरीके की पुलिस निकाली जो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई। तो क्या एक नई ब्रांच पुलिस में नहीं खोल देनी चाहिए थी जो डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ और सिर्फ कम करे? शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजों पे है। माना कि यहाँ कोई दुकान नहीं है, पर होम डिलीवरी चालू है। एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल भी नहीं। बिहार वैसे एरिया से घिरा हुआ है जहाँ पे शराब लीगल है। जिनको पीना होता है वो दूसरे स्टेट्स में जाके पी लेते हैं या तो फिर वहां से स्मगल कर लेते हैं। सरकार के इस डिसीजन से बिहार को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा और ये प्रैक्टिकल भी नहीं रहा। तो इससे सिर्फ और सिर्फ बिहार का नुकसान ही हुआ है, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ है।
चलो इतना तक तो आपने जान लिया, पर आगे क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? बिहार को कैसे अपने रास्ते पे फिर से लाया जाए? अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो चलिए कुछ सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। कास्ट के बेसिस पे किसी को भी वोट दे देना ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आज तक कास्ट के ऊपर ही वोट किया गया है और इससे किसी भी कास्ट का कोई खासा फायदा हुआ नहीं है। उनको बस करना ये होता था कि बार बार थोड़ी थोड़े दिनों पर अगली जातियों को गालियां देना है। तो क्या होता था कि बैकवर्ड्स कंसोलिडेट हो जाते थे। तो जो अपर कास्ट है उसको गाली दो, वो रिटेलिएट करेंगे, तो फिर सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे, हमारे नेता को गाली क्यों पड़ रही है। He ruled like that for 15 years. सोशल इंजीनियरिंग। फ्यूचर जनरेशन को समझ में आए कि एक गलत वोट या गलत आदमी को चुनने से कितना बुरा हो सकता है। और इस बात में मैं पॉलिटिकल लॉबी की गलती मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो बस एक आसान सा रास्ता चूज कर रहे हैं कि कुछ भड़काऊ भाषण दे दें और लोग उसके पीछे वोट देते चले जाएं। बट व्हाट लालू रियलाइज आई थिंक इज कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है और कठिन रास्ता होता है। आप कोई भी एक विकास का काम करते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपना एक वोट बैंक बना लेते हैं किसी प्रकार से, जो आपके साथ किसी भी हाल में रहे, तो आपकी कुर्सी फिर इंटैक्ट है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लालू जी को लगा कि ज्यादा अच्छा रास्ता या आसान रास्ता ये है, वोट बैंक बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास कई सारे टूल्स हैं जिससे हम सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, पर हमने आज तक उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। सरकार को अकाउंटेबल ठहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यूथ को गवर्नमेंट एग्जाम्स से बचकर थोड़ा सा अदर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी देखना चाहिए, जिससे बिहार की इकोनॉमी को पुश मिले और बिहार में एक बिजनेस कल्चर बन सके। आप सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं, आपको बस ये देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट सूटेड है। मुद्रा लोन जैसी योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई हैं लोगों के स्टार्टअप को पुश करने के। मेरे तरफ से बस इतना ही। अब आपको पता है कि बिहार की ग्लोरियस हिस्ट्री क्या है, बिहार कैसे बर्बाद हुआ और कैसे बिहार सही रास्ते पे आ सकता है। इस बात को कमेंट में लिख के बताइए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।